जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें साथियों आज हम लोग जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उदयन ने। याद रखिएगा, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन की बात करें तो याद रखिएगा ये हर्यक वंश का शासक था और इसके पिता का नाम पूछा जाए तो याद रखना है अजातशत्रु। उदयन के पिता का नाम था अजातशत्रु और अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ध्यान रखना है आपको, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो मुख्यमंत्री जो है किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है राज्य की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक आर्टिकल है 355, तो अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है, ना कि मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ये वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। यहाँ पर इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव फॉर्म में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। तो यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे भरा जाएगा? राम गेव मी खाली स्थान 1 रुपी नोट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए 1 के प्रथम अक्षर का अगर उच्चारण की बात करें तो 1 को हिंदी में लिखिए
तो देखिए प्रारंभ में क्या है, तो वह है। देखिए जिस भी शब्द के प्रारंभ में अगर व्यंजन वर्ण आता हो तो वहाँ पर आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है, और जिस शब्द के प्रारंभ में स्वर्ण वर्ण आता हो यानी आ, ई ये सभी आता हो वहाँ पर आपको एन का प्रयोग करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ऑरेंज, तो देखिए ऑरेंज के प्रारंभ में क्या है, औ है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब मैंगो बोले तो देखिए मैंगो में क्या है, शुरुआत में म है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, ए आर्टिकल का। यानी आपको ध्यान रखना है जिस शब्द के प्रारंभ में अगर स्वर्ण वर्ण आता हो तो वहाँ पर आपको एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, और अगर व्यंजन वर्ण आता हो तो वहाँ पर आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इस आधार पर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ए 1 रुपी नोट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, तो ये है सूचना का अधिकार। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सूचना का अधिकार। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सूचना का अधिकार ये अधिनियम कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 2005 में, अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। आगे देखिए भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र का भिवंडी तालुका गांव। आगे देखिए भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो याद रखिएगा नागालैंड राज्य में है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि झूम खेती जो है ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है या फिर लाभदायक, तो आंसर आपको करना है हानिकारक है। आगे देखिए बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। चलिए बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2016 में बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कौन सा हो जाएगा, राजेंद्र सम्मान, ये बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। एक पूछा जाता है कालिदास सम्मान, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। और सरस्वती सम्मान से भी क्वेश्चन बनता है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो याद रखना है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए, और क्वेश्चन के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन होगा। तो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी की रचना है। अति सुधो स्नेह की मार्ग है, जहाँ नेकू स्यानप बांक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो अक्टूबर में एग्जाम लिया गया था बिहार पुलिस का, जो रद्द हो गया, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अति सुधो स्नेह की मार्ग है, जहाँ नेकू स्यानप बांक नहीं, ये जो पंक्ति है घनानंद की
पंक्ति है। 20 के दांत किनकी रचना है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो 20 के दांत किनकी रचना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा भुलक्कड़। किस तरह से होगा यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। इस तरह से इसका सही रूप होता है भुलक्कड़ का। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं डी ऑप्शन में है, इस तरह से लिखा हुआ। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? तो साथियों एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गेंद पर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। देखिए ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में है गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि होता है हाफ mv²। आगे देखिए, व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन शो हो गया, इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ए और बी दोनों यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे हैं, याद रखिएगा ठोस में चल सकने वाली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश केंद्र। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। तो याद रखिएगा इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस बोला जाता है। याद रखिएगा अवतल लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। आगे देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? और एक क्वेश्चन बन सकता है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जाता है जो कि डायऑप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अवतल दर्पण में बनता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, याद रखिएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो ये होता है मैक्सवेल। दोनों को ध्यान रखना है, सीजीएस और एसआई, मैक्सवेल। ये चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछे तो ये टेस्ला होता है जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो साथियों त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधर में लटकना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मैथ्स का है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए तुलना किससे किया जा रहा है? चौड़ाई से। आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? 24 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए ये आयत है, अगर इसमें हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? x + 24। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला गया है? चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई को हमने x माना तो इससे 24 अधिक है यानी x + 24।
तो यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई x, सॉरी यहाँ पे चौड़ाई x, तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 24। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दिया हुआ है कितना 112। अब देखिए 2 इंटू एल के स्थान पर आपको रखना है x प्लस 24 और b के स्थान पर आपको रखना है x, यहाँ पे देख सकते हैं बराबर 112। 2 से 112 को काटिए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 56। अब यहाँ पे x और x 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 24 बराबर कितना 56। 2x बराबर 56 माइनस 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 में 4 2, 5 में 2 3 और बट्टे में 2 यानी 16। तो x का मान आपका कितना आ गया 16। तो यहाँ पे लंबाई पूछा जा रहा है, तो हमने चौड़ाई को माना था x और लंबाई को माना था x प्लस 24। तो x का मान देखिए 16 आ गया, तो 16 प्लस 24 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 24 10 34 और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 40। ए ऑप्शन में दिया गया है 40 सेंटीमीटर। कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले भी हमने बहुत बार बताया है, कपास की पैदावार जो है काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, काली मिट्टी। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे ये गुजरात में है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट पूछा जाता है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। समुद्र की गहराई खाली स्थान द्वारा मालूम की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्र की गहराई जो है ये सोनार द्वारा मालूम की जा सकती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और समुद्र की गहराई पूछे किससे मापी जाती है, तो फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये दाभोल महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? दाभोल महाराष्ट्र में। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय वन। आगे देखिए, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? आसान क्वेश्चन है, परावैंगनी विकिरण से। और ये ओजोन लेयर जो है ये किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ओजोन परत का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये O3 होता है। और ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, तो इसका एक यूनिट है डॉप्सन। डॉप्सन से मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई को। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किया था एडवर्ड टेलर ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एडवर्ड टेलर ने। एक आपको याद रखना है, बैरोमीटर। अक्सर पूछा जाता है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा ई टैरोसेली ने। यहाँ पे लिख देते हैं ई टैरोसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो हाइड्रोजन बम है किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन पर? आप लोग कमेंट करके बताइए। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है?
तो देखिए उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व जो है ये है कैल्शियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो MgOH2 ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में POP से लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और जिप्सम का पूछे तो CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो इसका रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, फेरस होता है जिसे लोहा कहा जाता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। तो देखिए लोहा, क्रोमियम और कार्बन दिया हुआ है। सी ऑप्शन में लोहा, क्रोमियम और निकेल, तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइप करने में एरर हुआ है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो कांच को नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। कौन, कोबाल्ट ऑक्साइड, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो इसमें विटामिन के क्रियाशील होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो फिलोक्विनोन है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। सही जवाब है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। और दूध में पूछा जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो प्यारे साथियों, एंजाइम की बात करें मूल रूप से प्रोटीन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोटीन। कान में कितनी हड्डियां होती है। तो साथियों कान की बात करें इसमें टोटल 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3, दूसरा कान में 3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब कौन कौन सी हड्डियां होती है, नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो देखिए कान में सबसे पहले 2 हड्डी जो होता है ये मैलियस होता है। यहाँ पे लिखते जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैलियस। 2 हड्डी मैलियस हो गया। फिर 2 हड्डी होता है इंकस और 2 हड्डी होता है स्टेपिज। और ये जो स्टेपिज नाम की हड्डी है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, याद रखिएगा। मानव शरीर में पूछे कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206। लेकिन छोटे बच्चे में पूछे तो ये 300 हड्डियां होती है। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो जाइलम उत्तक पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है। सही आंसर है सल्क पत्र में। प्याज में सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। और प्याज में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो ये 16 होता है।
लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के द्वारा। और लाल रुधिर कोशिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो साथियों, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण ये सभी है: सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में। डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट पारित। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम अध्यक्ष सिर्फ पूछे तो कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? जॉर्ज यूले। यहाँ पे लिख देते हैं जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी ने नहीं किया था, सही कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन इसका नेतृत्व किया था, असहयोग आंदोलन इसका भी किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका भी किया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है टेस्ट के तौर पर। इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।